जय हिंद साथियों। हमारी ये जीके की 8वीं क्लास है और भूगोल की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग पिछली बार 40 प्रश्न कवर कर चुके थे। ये हमारी 40 से 45 प्रश्न दूसरी क्लास में करेंगे। लगभग मैंने आप लोगों को बोला है कि जीके में 6 सब्जेक्टों में मैं 150 से 200 प्रश्न करवाऊंगा प्रैक्टिस। उसी में से जहां तक हो जाएगा कि मैक्सिमम सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। और साथ में जो करंट की क्लास है उसको थोड़ा ज्यादा विशेष आपको महत्वपूर्ण मानना है, उस पर थोड़ा गौर करना है। उससे आपको एक दिशा निर्देश मिलेगा कि हम लोगों को बेसिक की चीजें कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो कोशिश करेंगे कि हमारी जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उसको पढ़ लें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर लेंगे कि शायद यदि आपके पास लिखने का टाइम है तो और अच्छी बात है, नहीं तो एक ही क्लास आप 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं क्योंकि समझा देता हूँ। अब हमारी क्लास शुरू करते हैं। कौन सा पर्वत अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? तो ये आप लोगों को पता है, सभी लोगों को, कि जो प्राकृतिक सीमा हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो हिमालय से ज्यादा देशों से बनाता है। अब ये मत कहना कि कोई एक छोटा सा हिमालय जो हमारी समुद्री सीमा भी बना देता है कोई छोटा सा पर्वत है। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी प्राकृतिक सीमा का निर्माण और हिमालय, अब इसमें बलित पर्वत, हिमालय को बलित पर्वत माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है? क्योंकि ये तैतीस सागर था, वहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई 400-500 करोड़ वर्ष पहले। तो वहां पर ऐसा एक मोड़दार पर्वत का उत्पत्ति हुई, और मोड़दार पर्वत को ही बलित पर्वत बोलते हैं। तो अब इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 42वां प्रश्न। 42वें प्रश्न में है कि आप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ थोड़ी जो भी आप लोग यदि कंफ्यूजन में हो ना, तो आज के बाद आप ऐसी चोटियों में कंफ्यूजन में नहीं होंगे। यहाँ मैं सारी चीजें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है 2। पहले एक माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा कहते हैं, ये हमारी हिमालय की सबसे ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पहली बात। लेकिन ये हमारी नेपाल में। अब हमको देखना है, जो प्रश्न देखना है वो देखना है कि भारत की सर्वोच्च चोटी। तो भारत की सर्वोच्च चोटी होती है गॉडविन ऑस्टिन। ये केटू बोलते हैं क्योंकि काराकोरम पर्वतमाला में ये स्थित है। पहली बात सुन लेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओ की, वहां पर पड़ती है। तो जो वैश्विक स्तर पर प्रश्न बनते हैं वो कश्मीर, जो पीओके को है वो पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। तो वो हमारी जो सबसे ऊंची चोटी वैश्विक स्तर पर जो भूगोल मानता है वो मानता है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है हमारे सिक्किम में, हिमालय की चोटी है लेकिन ये हमारी सिक्किम है। तो हम लोग मानेंगे केटू। यदि आपके सामने प्रश्न आएगा कि भारत की कौन सी ऊंची चोटी है तो आप केटू लगाएंगे, ठीक है। वैश्विक भूगोल कौन क्या कहता है उससे हमको नहीं पढ़ना है। यदि आप भारतीय, फिर दूसरी चोटी हिमालय की ऊंची चोटी, तो आपको फिर लगाना है हिमालय की भारत में ऊंची चोटी, तो फिर लगाना है आपको सिक्किम का कंचनजंगा। तो इसमें अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो है नहीं है। एक है हमारी नंदा देवी। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, तो ये छोटी है। तो आप यदि शायद हो सकता है कि आपको लंबाई भी पूछ ली जाए तो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, 8,849, कहीं कहीं 50 मीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत में हिमालय की ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, 8,586 मीटर। और जो केटू है वो काराकोरम पर्वतमाला में है, पीओके में है। हम लोग मानते हैं पीओके का हमारा कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए अब ये 8,611, ठीक है। तो ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है और हमारे भारत की प्रथम सबसे। तो इसमें आप कभी फंसना नहीं है, और जो भी चाहते हैं तो इसकी ऊंचाई भी याद कर सकते हैं। भारत की युवा पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखो, भारत की युवा पर्वत श्रेणी हमारी है वो है हिमालय, क्योंकि बाकी ये सारे पुराने हिमालय हैं और हिमालय हमारा वो, बाकी ये सारे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय हमारा सबसे युवा श्रृंखला है। तो इसमें विशेष तौर पर ऐसी कुछ लॉजिक वाली यदि चीजें पूछी जाए ना तो आप थोड़ा डायरेक्शन समझ लिया करो, या आखिर ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ठीक है। आते हैं हम लोग 44 प्रश्न से। बद्रीनाथ किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ये थोड़ा धार्मिक स्थल है, इसलिए ऐसे हो सकता है कि हम लोगों से पूछ लिया जाए। तो एक कुमायूं हिमालय में।
आप लोगों को ये विशेष तौर पर याद रखना है कि धोखे से ऐसे कोई पूछ लिए जाए धार्मिक स्थल, तो ये आप थोड़े से सतर्क होकर पढ़ना है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखो भारत में एक सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, वो नीचे हम लोग ऑप्शन में चल रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य। अब यहाँ ऑप्शन इसलिए हिमालय रख दिया है कि ये थोड़ा बड़े के चक्कर में हम लोगों को लग जाता है कि ये सबसे पुरानी है, लेकिन ये हमारी सबसे पुरानी जो है वो है अरावली। तो ऑप्शन इसका डी है। और इसका जो उच्चतम शिखर है ना, सबसे ऊंची जो चोटी है, देखो चोटी में, शिखर में, सबसे ऊंचा पॉइंट में, इसमें बिल्कुल आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, ये 1722, ठीक है, या कहीं कहीं 1727 मीटर मिलता है। तो इसमें ये नहीं पूछा, हाँ शायद ये पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन पर्वत है, इसलिए हमसे यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, 46वें प्रश्न पे आएंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत आप मान लेंगे दक्षिण का हिस्सा, तो दक्षिण के हिस्से में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। इसे 2695 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, डोडा बेटा भी यहाँ पाई जाती है, लेकिन सबसे ऊंची जो है वो अनाईमुड़ी है। ये प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में आपको मिल जाए, प्रायद्वीपीय भारत मिल जाए, तो इसमें थोड़ा सा समझ के चल रहा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कौन पर्वत श्रेणी सम्मिलन स्थल है? इसमें इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब पूर्वी और पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा यहाँ जैव विविधता पाई जाती है, और इसी से हम लोगों को लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन इसमें डी है। नीलगिरी की पहाड़ियां आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसी यही मिलन स्थल है, सम्मिलन स्थल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 48 में। देखो गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गिरनार इसलिए आप लोगों को मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जैन धर्म में आप लोग जानते होंगे कि ज्यादा पवित्र स्थल है भगवान नेमिनाथ का। तो यहाँ इसलिए ये गुजरात में है, इसका ऑप्शन डी है। ये देख लेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, गारो खासी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होने लगी है। आपको मैं इसके को पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक मानसराम बताया था, एक आप लोगों के लिए स्वयं से है वो आप। तो ये मेघालय राज्य में पड़ती हैं गारो खासी वे पहाड़ियाँ, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी आ जाएंगे। ठीक है, अब आएंगे छोटा नागपुर का पठार। ये थोड़ी की पठार की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। थोड़ा सा टाइप में जो यदि समस्याएं हो जाए तो उसको सुधार लिया करो। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये छोटी सी लगना था, तो ये आप लोगों को पारसनाथ है। अब पारसनाथ ऑप्शन डी है। छोटे नागपुर पठार में आप लोग झारखंड बिहार तरफ मान सकते हैं इसको। तो इसमें ये 23 में तीर्थंकर थे और 24 जैन धर्म में तीर्थंकर माने जाते हैं, इसलिए थोड़ा मुझे लगा कि हो सकता है कि महत्वपूर्ण है। तो छोटे नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है पारसनाथ। ठीक है, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? ऐसा हो जाए कि हम लोग इसी में फंसे रहे हैं, पूर्वी चोटी पूछ लिया जाए, क्योंकि ज्यादा अभी म्यांमार ज्यादा चर्चाओं में रहता है, और पूर्वोत्तर भारत हमारा मणिपुर और शांति के क्षेत्र में ये भी चर्चाओं में रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, नामचा बरवा। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये सबसे बाहरी या बाह्य हिमालय, ठीक है, तो इसको शिवालिक बोलते हैं। 3 जो हिमालय माने जाते हैं उसको आपको जरूर अच्छी तरह से समझ लेना है। ये मैंने बताया कि ऐसी कोई चीजें कई प्रकार की होती हैं जो एक ही बार आप समझेंगे वो आपकी पूरे जिंदगी या आपको मतलब उपयोग में आती रहेंगी। तो हिमालय को थोड़ी समझ लेना है, ये तीनों स्तर हिमालय की, फिर आप लोगों को कभी भी भ्रम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 53वां प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। देखो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आतंकवादी हमारे भारत में जो आम नागरिक थे उन पर हमला हुआ है।
इस वजह से अब कश्मीर घाटी से थोड़ा और हिमालय से बनने की प्रश्न ज़्यादा संभावना है। और साथ में हो सकता है कि एक दो आपसे दर्रे भी पूछ लिया जाए, तो हमको एक दो दर्रे भी देख लेने हैं जो कश्मीर घाटी से संबंधित हैं। और साथ में हम लोगों को पर्वत श्रेणी, ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है हमारी कश्मीर घाटी। तो इसका ऑप्शन डी है। ऐसे जो चर्चाओं में रहती है उसमें थोड़ा हमको नजर बना के रखनी होती है और वही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्य किस दर्रे से भारत आए थे? ये खैबर दर्रे से। एक काराकोरम, वो मैंने बताया था कि जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसमें है खैबर दर्रा। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, याद रख लेना है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है और पहले भारत में था, इसलिए भारत जब हमारा प्राचीन भारत था तो ये पूरा भारत का हिस्सा था। बंटवारा तो हमारा 1947 में हुआ है, तो हम लोग इसको भारत में जब आए थे। अब इसका ये तो कहेंगे नहीं कि पाकिस्तान में आए थे, तो ये पूरा संपूर्ण भारत था, इसलिए भारत में आए थे खैबर दर्रे से। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे के नाम से जानी जाती है? यहाँ से अब आप लोगों को थोड़ी अटेंशन हो जाना है, बिल्कुल इसको थोड़ा देखना है कि जवाहर सुरंग आप लोगों ने अभी बनाई गई है, अभी इसका लोकार्पण और उद्घाटन हुआ है, और अभी जो हमला हुआ है वो इससे कैसे जुड़ते हैं ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये बनिहाल दर्रा जो हमारा संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का मतलब ये जम्मू भी है, जम्मू का क्षेत्र है, ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो इसका बनिहाल दर्रा याद रख लेना है और इसी को हम लोग जवाहर सुरंग मानते हैं। तो पर्वत में जो है वो हमारा बनिहाल दर्रा है, उसी को जवाहर सुरंग बोला जाता है। तो इसको याद रख लेना है, ये हमारा संपूर्ण भारत क्षेत्र, तो देश पूरा कश्मीर से जुड़ता है। तो बनिहाल दर्रा घाटी का भारत से जुड़ाव होता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि श्रीनगर हमारा कश्मीर घाटी में आता है, ये ज़्यादा संवेदनशील सुरक्षा की दृष्टि से रहता है। अब लेह लद्दाख तो हमारा अभी केंद्र शासित प्रदेश बन ही गया है, तो इसको जो लेह की राजधानी है हमारी लद्दाख की और श्रीनगर, तो इसको जोड़ता है। तो जोजिला, आपको 3 दर्रे याद रखने हैं, बनिहाल, जोजिला, नाथुला। ठीक है, इससे प्रश्न आ सकता है कि शायद आपसे चर्चाएं हो जाए। तुजू दर्रा प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये म्यांमार का हमारा देश जो म्यांमार में आना जाना लगा होता है तुजू दर्रा से होता है, तो तुजू दर्रा प्रवेश द्वार म्यांमार का कहा जाता है। आते हैं हम लोग, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से की जाती है? ये देखो लिपुलेख दर्रा। ऐसी चीजें हम लोगों को पढ़ते चलना है और थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो लिपुलेख दर्रे से होती है। ठीक है, आते हैं हम लोग, बोरजिल दर्रा कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये जो हमारा भारत का भी वर्तमान इस स्थिति है, जो हिस्सा है वो पीओके की पाक अधिकृत कश्मीर है, इसको जोड़ता है। तो आपको बोरजिल दर्रा भी थोड़ा याद रह जाए तो रख लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी, देखो जैसे मैंने आप लोगों को सबसे ऊंची चोटी समझा दी है, अब नदी समझ लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहने वाली, इसका मतलब होता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में सबसे ज्यादा बहती है। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई हमारे भारत में है वो है गंगा की। गंगा 2550 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप लगाएंगे इसको ब्रह्मपुत्र। और यदि ऐसा आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी तो आप लगाएंगे गंगा। देखो भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में कुल 916 किलोमीटर बहती है और सिंधु की लंबाई भी 2880 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में बहती है वो 1114 किलोमीटर है। यदि आप लोगों को हवाबाजी करनी है जीके में और ये दो चीजें याद रख लेंगे, आपकी 916 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर भारत में बह रही है, तो इससे आप लोग दूसरे की जो भी जीके में अपने आप को होशियार समझ रहा हो और ऐसे प्रश्न पूछ के आप लोग उसको फंसा सकते हैं। ठीक है, गंगा की 2550 है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, मैंने एक क्लास में पढ़ाया भी है। ये 3 चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात,
बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है गंगा। और जब गंगा और यमुना मिलके चलती हैं, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलके चलती है तो उसको बोला जाता है मेघना। ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र को वहां एंट्री करती है बांग्लादेश में तो उसको बोला जाता है जमुना। तीन नाम है, एक है जमुना, एक है पद्मा, एक है हमारा मेघना। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं और वहां पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरी बात, सुंदरबन उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहां सुंदरी वन होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? देखो इसका ऑप्शन डी, मेघना। ठीक है। अब आते हैं सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। अब सुंदरबन डेल्टा सीधे यदि गंगा ऑप्शन आए तो नहीं लगा लेना, देख लेना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन है तो वो सही है। यदि अकेला ब्रह्मपुत्र ना दिया जाए और केवल गंगा दिया जाए तो फिर आपको गंगा लगाना है। देखो ऑप्शन में है गंगा ब्रह्मपुत्र, और फिर आप जल्दी घबराहट में गंगा लगा के चलिए आए। देखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों डेल्टा का निर्माण करती है। यदि ब्रह्मपुत्र नहीं है या गंगा नहीं है तो आपको फिर एक लगाना है। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी बनता है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये दो नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, और यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी वो सबसे ऊंची है, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ पर शाम के वक्त। तो याद रख लेना, सोन गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा कई चीज़ों में प्रसिद्ध है। तो इसलिए आप लोगों को नर्मदा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में सीधे गिरती है। ठीक है। 65वां प्रश्न आएंगे हम लोग, किन नदियों को राज्यों का शोक कहा जाता है? शौक नहीं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है, ये सुधार लेना है। ये शोक है, मतलब दुख कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे लिख दिया गया है हमारे टाइपराइटर ने। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा नुकसान करती है लोगों का और वहाँ की अर्थव्यवस्था का जब भी बरसात में बारिश होती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इन पर थोड़ा याद रख लेना कि ऐसी हमारे यहाँ पर बाढ़ों की ज़्यादा से ज़्यादा बारंबारता होती है बिहार में, और हो जाए कि आपसे पूछ लिया जाए। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखो ये दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, ये गोदावरी को माना जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, पहली बात। लेकिन पवित्रता की दृष्टि से जो गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है कृष्णा नदी को। ये दोनों चीजें विशेष तौर पर याद रखना। पवित्रता की दृष्टि से दक्षिण की गंगा माना जाता है तो आप कृष्णा लगाएंगे। ठीक है। और दक्षिण की गंगा माना जाता है तो फिर आपको गोदावरी। ये बहुत फंसाने वाला प्रश्न है। 67वां प्रश्न हमारा, अंतःस्थलीय अफवाह नदी का उदाहरण। ये देखो वर्तमान में आप राजस्थान में घग्गर नदी के नाम से जानते हो, लेकिन ये इसका पुराना नाम सरस्वती नदी है। तो ये अंतःस्थलीय मतलब जमीन के अंदर बहने वाली नदी है। तो इस पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना है। घग्गर आ जाए, सरस्वती आ जाए, कोई भी आए तो आपको इसमें लगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अपने यहाँ कर्क रेखा निकलती है, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था, 8 राज्य बताए थे कहाँ से कैसे निकलती है। और इसको केवल एक नदी है जो मध्य प्रदेश में, माही नदी, जो पहले ऊपर जाती है फिर वो नीचे आती है, तो वो 2 बार क्रॉस करती है कर्क रेखा को, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी है, माही नदी। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? ऐसी चीजें देखो बन जाती हैं, तो ये ऑप्शन डी है, देवप्रयाग में होता है। जहां तक मुझे लगता है कि सभी को पता होगा ये चीजें, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो थोड़ा अलग सी लगे उन पर थोड़ा गौर कर लिया करो। एक मैं प्रश्न और बताने वाला हूं आप लोगों को। जैसे मैंने पद्मा, यमुना और मेघना बता दिया, अब आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है कि हमारे यहाँ का राष्ट्रगान जिसने लिखा है, जो रचयिता है, वो तो जहां तक आप लोगों को पता होगा, कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उनके रचयिता का नाम आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे सबसे ज्यादा ये प्रश्न लग रहा है कि ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको विशेष तौर पर आप स्वयं से खोजेंगे तो आपको याद रह जाएगा। उसका जो हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो आमार सोनार बांग्ला ऐसे करके है, तो उसको आपको देख लेना है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है?
अब इसको थोड़े बांध में आ जाएंगे हम लोगों ने पहले दर्रे निपटा लिए हैं, अब हम लोगों ने नदियां भी देख ली हैं, अब हम लोग नदी के बांध भी देख लेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें हमने पर्वत भी देख लिए हैं और जो भी महत्वपूर्ण शिखर हैं वो भी देख लिए हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग पूरा कर देंगे लगभग 150 से 200 प्रश्न। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, उसमें आप लोगों का सारा कुछ हो जाएगा। सबसे ऊंचा, गौर करना, बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा जो बांध है वो हमारा टिहरी बांध है। ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर 260 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, अब दूसरा है हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है, महानदी पर। ये सबसे लंबा बांध। तो सबसे ऊंचा हमारा वो है टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में ये प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई थी वो यहीं पर लाई गई थी। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि आप इससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएंगे, इससे बिजली उत्पादन भी करेंगे, तो ये होता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी जी उस समय पर जो शुरुआत में स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी, भाखड़ा नागल बांध। सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब चंबल नदी पे 3 हैं और वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। इन पर 3 बांध बंधे हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो पढ़ना है कि कहाँ है, कौन से हैं। ठीक है, गांधी सागर है, ऐसे नाम करके हैं 3। मैं पूरे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? देखो ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे पहली बात ये आपको इसलिए याद रखना है नागार्जुन कि आंध्र प्रदेश में तो है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और दूसरा ये आधुनिक तकनीक का बांध है, जो अभी वैश्विक तौर पर विश्व में आधुनिक तकनीक से बांधों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमारा प्रथम आधुनिक तकनीक से बना हुआ बांध है नागार्जुन सागर, तो इसलिए इसकी हम लोगों को थोड़ी जानकारी होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अब हम लोग थोड़ी झील देख लेंगे। तो वो सबसे बड़ी भारत की, आप लोग विश्व में मत चले जाना, फिर आप लोग जीके में प्रैक्टिस करते रहे हो, विश्व में कोई करते रहे हो, फिर इसमें फंसने लगे। हम लोगों को सबसे ज्यादा जो केंद्र में रखना है वो रखना है भारत का। 1-2 घटनाएं हैं जो हम लोग वैश्विक रखेंगे, वो रखनी है हम लोगों को करंट की, और बाकी घुसना नहीं है कहीं, नहीं तो हम लोग को फंस भी जाएंगे, हमारा कवर नहीं होगा, बाद में फिर सबसे ज्यादा हम लोगों का आत्मविश्वास कम होने लगेगा। तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर ज्यादा चर्चाओं में है। जम्मू कश्मीर से वो हमारे पर्वत श्रेणी पूछ सकते हैं, और हमारा दर्रे पूछ सकते हैं, झील पूछ सकते हैं, घाटी पूछ सकते हैं। तो इस पर थोड़ा, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है। ठीक है, ये ग्लेशियरों से पानी आता है यहाँ पर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। अब ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्र अपवाह से बनी हुई झील है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, चिल्का झील को। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। आते हैं हम लोग, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में। अब देखना, इसमें थोड़ी सी बातें समझ लेना है राजस्थान को। ये पहली बात तो अरावली पर्वत आप लोगों ने, सबसे प्राचीन हमारे यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। जब बारिश का समय होता है तो नदियां वहां से बहाकर लाती हैं, और जब यहाँ पर सांभर झील में एकत्रित होता है तो वो तो पहले तो मीठा पानी आता है, लेकिन वो फिर बाष्पीकरण होकर पानी उड़ जाता है तो फिर नमक बचता है। इसलिए जैसे वो उड़ता जाता है वैसे सबसे ज्यादा खारा पानी होता जाता है, इसलिए भारत की उसको सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलते हैं, सांभर झील को। तो ये कहाँ है? सांभर से आपको याद आता होगा कि सबसे ज्यादा ये हमारा जो व्यंजन है वो पाकिस्तान, वो इसमें राजस्थान में किया जाता है पसंद। तो इसमें याद रखना है कि यदि ना आए तो सांभर से आप राजस्थान को जोड़ लेना। श्रीनगर का आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? देखो, श्रीनगर के डल झील को इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नौका परिवहन होता है, और जो आर्थिक हमारा मतलब विकास है जम्मू कश्मीर का या लोगों का, वहाँ के लोकल लोगों का, वो डल झील में होता है। जो भी पर्यटक जाते हैं यहीं पर अपना घूमना, उसमें नौकाओं में बैठकर सारा सैर की जाती है। तो श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है डल झील को। ठीक है, 76वां प्रश्न हमारा है,
पुलिकट झील किन राज्यों में अवस्थित है? ये पुलिकट झील 2 राज्यों में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब महत्वपूर्ण क्यों है? जो हमारा श्रीहरिकोटा है, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन जो वो हमारा मतलब लॉन्चिंग पैड है, वो पुलिकट झील के पास ही है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है कि ये पुलिकट झील याद रख लेना है कि किन राज्यों में है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये गुजरात में है, पहली बात तो ऑप्शन डी है इसका। और ये मौर्य शासनकाल, जो हमारे मौर्य राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा ये निर्मित करवाई जा रही। और जो मानवों द्वारा निर्मित हुई झील है उनको कृत्रिम झील भी बोलते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि कृत्रिम झील भारत की कौन सी है, तो आपको यदि मिल जाए तो आपको सुदर्शन झील लगा लेना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। बस हमारे 77 प्रश्न ही हुए हैं। तो मैंने बताया था कि लगभग 37 से 40 प्रश्नों का ये हमारा पूरा लेक्चर है। तो यहाँ पर एक क्लास खत्म होती है। अब इसके बाद हमारी एक क्लास आएगी तो हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, और 3 क्लास और आएंगी जिसमें हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग 30 से 40, 30 और 6 18, मतलब हम लोग 150 प्रश्न और करेंगे, हमारा भूगोल पूरा निपट जाएगा। ठीक है, तैयारी करते चलना है ईमानदारी से अच्छी तरह। और यदि आपके पास लिखने का ना टाइम लगता हो नहीं है तो 1 से 2 बार आप क्लास का रिवीजन कर लिया करें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।